चैप्टर 126। उसने क्या सुना। न केवल इस लड़की का करण पर क्रश है, बल्कि फिल्मी सितारों और मशहूर हस्तियों पर भी उसे क्रश है। उसके बारे में क्या? वह कहाँ रैंक करता है? अगस्त्या का चेहरा बर्फ और पाले की परत से ढका हुआ था। मिष्टी ने उस आदमी की निगाह से मुलाकात की और चौंक गई। अगस्त्या आगे बढ़ा और रानो को ग्रीट किया, फिर भीड़ की ओर देखा और कहा, तुम सब यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर नताशा ने कहा, अगस्त्या, हमने मिष्टी के बारे में सुना है जो तुम्हें इतनी सुबह परेशान कर रही है, इसलिए हम देखने आए कि क्या चल रहा था। नताशा ने कुछ कदम करीब आई और देखा कि वास्तव में अगस्त्या की ठुड्डी पर एक छोटा निशान था। वह सदमे में रोई और उसने कहा, मिष्टी ने सच में तुम्हें चोट पहुंचाई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सभी की निगाहें अगस्त्या के चेहरे पर गईं, और अगर उन्होंने करीब से नहीं देखा होता तो उन्होंने उसकी ठुड्डी पर लगभग खत्म हो चुके निशान पर ध्यान नहीं दिया होता। मिष्टी के मुंह के कोने फड़कने लगे। क्या उन्हें लगता है कि यह चोट है? इस समय एक माफी मांगने वाले एक्सप्रेशन के साथ वर्षा आई और कहा, मिष्टी, मैं नताशा को पिकअप करने आई थी और अगस्त्या के साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने का मतलब नहीं था। हालांकि आप इस छोटी सी घटना के कारण अगस्त्या पर कैसे गुस्सा हो सकती हैं? मैं अगस्त्या को इसमें नहीं घसीटना चाहती। यह बात उसने कहा और अगस्त्या को एक अफेक्शन लुक दिया। मिष्टी, यह तुम्हारी गलती है। वर्षा और अगस्त्या एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक साथ बड़े हुए हैं। उनका हमेशा एक करीबी रिश्ता रहा है, इसलिए अगर वह उससे मिलने भी आए तो यह ठीक रहेगा, है ना? अगर तुम्हें उसके आने पर हंगामा करना है तो तुम बहुत नेरो माइंडेड हो। मालती ने मिष्टी को सुनाने का अवसर लिया। वर्षा ने गैर मौजूद आंसुओं को पोंछते हुए सहयोग किया और कहा, यह मिष्टी की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। शायद इसलिए कि मैं और अगस्त्या पहले डेट कर रहे थे, जिससे मिष्टी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यह मेरी गलती है, उसने उदास एक्सप्रेशन से कहा। वर्षा, यह तुम्हारी गलती कैसे है? यह सब मिष्टी की गलती है, नताशा नाखुश होकर बोली। फिर रानू की ओर देखा और कहा, दादी, आप जानती हैं, यह वर्षा की गलती नहीं है, ठीक है? वर्षा अब अगस्त्या से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब अगस्त्या से मिलने पर भी मिष्टी उसे निशाना बना रही है। यह बहुत ज्यादा है, नहीं? रानू ने आईब्रो सिकोड़ी। हालांकि यह नहीं जानती कि यह सच है या नहीं, मिष्टी का अप्रोच अच्छा नहीं है। कुछ भी हो, विजिटर एक मेहमान है, तो वह लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है? दोनों परिवार अभी भी फैमिली फ्रेंड है, तो अगर यह जारी रहा तो क्या यह दोनों परिवारों के बीच की दोस्ती को बर्बाद नहीं कर देगा? उन्होंने मिष्टी की ओर नाखुश होकर देखा और कहा, क्या यह सच है? हालांकि मिष्टी ने अगस्त्या को कंफ्यूज होकर देखा और कहा, डियर, वर्षा को लेकर हमारा झगड़ा कब हुआ? मुझे क्यों नहीं पता। सभी ने तुरंत मिष्टी की ओर देखा और महसूस किया कि अगर वह कंफ्यूज होने का नाटक करती रही तो वह सभी को बेवकूफ समझ रही है। अगस्त्या, अगर तुम लोग एक साथ खुश नहीं हो तो इस रिश्ते में मत रहो। वर्षा शादी कर सकती है। मुझे विश्वास है कि वह एक बेहतर पत्नी बनेगी जो तुम्हें परेशानी में नहीं डालेगी, मालती ने कहा। यह सुनकर वर्षा ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, अगस्त्या को मजबूर मत करो। मैं इससे सहमत हूँ। मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। उसने मिष्टी के ठीक सामने उसे खुलेआम अगस्त्या से फ्लर्ट करने की हिम्मत की। अगस्त्या ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर शंका के एक्सप्रेशन थे। मिष्टी गुस्से में है। वह हंसी और यह कहकर सहमत हो गई, हाँ, अगर अगस्त्या को लगता है कि हम एक साथ नाखुश हैं तो मैं कभी भी और किसी भी दिन जा सकती हूँ। यह सुनकर सब दंग हो गए। उनके आसपास का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। दर्शकों ने मिष्टी को सदमे में देखा। वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे कि जब वह इतनी लापरवाही से सहमत हुई तो कैसे रिएक्ट किया जाए। अगस्त्या के एक्सप्रेशन तुरंत उदास हो गई। क्या कहा तुमने? दांत पीसते हुए अगस्त्या ने उन शब्दों को अपने मुंह से उगल दिया। मिष्टी एक पल के लिए डर गई, लेकिन वह पिछली झिझक से इतनी चिढ़ गई थी कि उसने अपनी पीठ सीधी कर ली और सीधे शांत एक्सप्रेशन से उसकी ओर देखा। अगस्त्या, क्या तुमने सुना? मिष्टी भी ने भी अब ऐसा कहा है। तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं होना चाहिए, नताशा ने अहंकार से कहा। लेकिन उसका अहंकार लंबे समय तक नहीं रहा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अगस्त्या ने कोल्डली कहा। आसपास के लोग सहम गए। अगस्त्या ने मिष्टी को देखा। जैसे ही मिष्टी ने वे शब्द कहे थे, अगस्त्या के सीने में एक गुस्से की लहर पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को पीटने वाला है। रानू और अन्य लोग डर गए और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े और कहा, अगस्त्या, ठीक से बोलो। तुमने मिष्टी को डरा दिया। अगस्त्या तब अपने गुस्से से होश में आया और गुस्से में उसकी आंखें मिष्टी पर पड़ी। दादी, आप लोग जाइए, मैं नहीं चाहता कि मेरे मामले में बाहरी लोगों की दखल हो। उसने एक गहरी सांस ली। वह बाद में मिष्टी के साथ इस मामले को सुलझा लेगा, इसलिए वो इम्पेटिएंट होकर बोला। रानू ने चिंतित होकर मिष्टी को देखा, लेकिन उसका पोता बोल चुका था। अगर वे नहीं जाते तो वह नाराज हो सकता है, इसलिए उसने सिर हिलाया और नताशा, वर्षा और अन्य लोगों को जाने के लिए कहा। रानू ने जाने से पहले उसे फिर से कहा, उसे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और उसे मत मारो। यह सुनकर अगस्त्या दंग रह गया।
क्या वह एक ऐसे आदमी की तरह दिखता है जो एक महिला को मारेगा? उसके आसपास के लोग भी उसी निगाह से उसे देख रहे थे। करण ने मिष्टी को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से देखा और जब उसे अगस्त्या की कोल्ड स्टेयर देखी तो उसने दूर देखा और बाकी सभी को फॉलो किया। तुम मेरे साथ आओ। अगस्त्या ने अपने आसपास के लोगों की भयानक निगाहों को महसूस किया। उस लड़की से बात करते हुए उसके सिर में दर्द हुआ जो उस जगह जमी हुई थी। मिष्टी 2 कदम पीछे हट गई। अगस्त्या ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे जो बता रहे थे कि उसने मना कर दिया। अगस्त्या ने उसे मना करने का मौका नहीं दिया। उसने मिष्टी को अपने पास खींचा और ऊपर चला गया। अगस्त्या उसे खींचकर बेडरूम में ले गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम क्या चाहते हैं? मिष्टी ने डरते हुए कहा। उसने अगस्त्या को इतने गुस्से में अपने पिछले जन्म में देखा था। अगस्त्या ने उसे भागने से रोकने के लिए दीवार के खिलाफ अपना हाथ दबाया और दांत पीसकर पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? आए। मिष्टी ने गर्दन कसते हुए गुस्से से कहा, हाँ। अगर तुम इतने ही निराश हो तो मैं इसे तुम्हारे आसान क्यों नहीं कर देती। मैं तुम दोनों के बीच तीसरी पार्टी नहीं बनना चाहती। मैं उन लोगों से परेशान नहीं होना चाहती जो मेरे पास आते हैं। अगस्त्या एक पल के लिए जम गया, फिर उसे छेड़ा, तो तुम महानता की मूरत हो। मिष्टी एक पल के लिए दंग रह गई और कहा, मैं लंबे समय से जानती हूँ कि दीवान परिवार में कोई मुझे पसंद नहीं करता है और वे मुझसे छुटकारा पाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि तुम भी ऐसा ही सोचते हो, इसलिए मुझे अब तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुमसे किसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है? मिष्टी एक पल के लिए दंग रह गई और बोली, तुम नीचे झिझक रहे थे, है ना? तुम मुझसे छुटकारा पाने और फिर वर्षा से शादी करने का बहाना सोच रहे होंगे। चैप्टर 127। मिष्टी एक पल के लिए दंग रह गई और बोली, तुम नीचे झिझक रहे थे, है ना? तुम मुझसे छुटकारा पाने और फिर वर्षा से शादी करने का बहाना सोच रहे होंगे। अगस्त्या ने उससे वादा किया, मैं उन्हें तुम्हें फिर से परेशान नहीं करने दूंगा। हाँ, मिष्टी जम गई। गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। यह मेरी गलती है। अगस्त्या ने अपनी बात जारी रखी, ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मिष्टी, जो पहले गुस्से में थी, अब और गुस्सा नहीं हो सकी। अगस्त्या ने बहुत जल्दी अपना रवैया बदल लिया, लेकिन ये शब्द मिष्टी को अच्छे लगे। अगस्त्या के इतना कहने के बाद भी मिष्टी ने अपने मुंह फुलाना जारी रखा। तो फिर तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय मैं वर्षा की फैमिली को बैंकरप्ट करने में कितना समय लगेगा। मिष्टी स्पीचलेस रह गई और बोली, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं। अभी से उसे नजरअंदाज कर दो। मैंने सुना है कि तुम दोनों का परिवार फैमिली फ्रेंड है और पुरानी पीढ़ी के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि चीजें खट्टी हो जाएं। हालांकि वह वर्षा से बहुत नाराज थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह इस वजह से उसे एक वर्षा की फैमिली को बैंकरप्ट करने की इजाजत नहीं दे सकती है। अगस्त्या ने कहा, उसने तुम्हें दुखी कर दिया। मैं दुखी नहीं हूँ। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती, मिष्टी ने चिढ़कर कहा। वर्षा हंगामा इतना बड़ा नहीं कर सकती। मेन प्रॉब्लम दीवान परिवार के लोग हैं। फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अगस्त्या ने पूछा। मिष्टी ने कहा, क्या यह गलतफहमी नहीं है? यह सुनकर अगस्त्या ने कहा, फिर अब यहाँ से जाने के बारे में कुछ मत कहना। मिष्टी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगस्त्या की निगाहें कोमल हो गईं। अगस्त्या ने सोचा कि वह अब अच्छा व्यवहार कर रही है। याद रखना कि तुमने आज क्या कहा। यह सुनकर मिष्टी थोड़ा कंफ्यूज हुई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। अगस्त्या पूरे दिन बहुत खुश रहा था क्योंकि सुबह मिष्टी ने उसे किस किया और फिर जब वह दोपहर में वापस आया और तो एक बड़ा सीन देखा। उन्होंने कहा कि हमारा झगड़ा हुआ था और जब दादी आई तो वह परेशान दिख रही थी और पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। यह अजीब है। इस गलतफहमी का क्या कारण है? मिष्टी ने उलझन से पूछा। यह सुनकर अगस्त्या की आंखों में शक की एक झलक आ गई। इस छोटी सी घटना के कारण यह लड़की लगभग सामान समेट कर जाने वाली थी, इसलिए अगस्त्या को गुस्सा आया। उसे पता लगाना था कि क्या हुआ था। दूसरी ओर राखी के कमरे में उसके कोमल एक्सप्रेशन जा चुके थे। उसके सामने तनीषा और आरव बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे। आरव ने जटिल लहजे में कहा, मुंह, आपने हमें मिष्टी की यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने के लिए क्यों कहा? तनीषा ने भी अपने चेहरे पर एक निराशाजनक नजर के साथ कहा, मैं उस लॉ क्लास यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगी। वहाँ पढ़ाई करना हमारे लिए अपमान की बात नहीं है। शट अप, राखी ने डांटते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। तनीषा चौंक गई। उसकी माँ हमेशा बहुत कोमल और शायद ही कभी गुस्सा करती थी, अब की तरह उस पर चिल्लाना तो दूर की बात है। मुंह, आपको क्या हुआ है? उसने कुछ डर से पूछा। तनीषा, क्या तुम जानती हो कि अभी हमारे परिवार की स्थिति कितनी खतरनाक है? राखी ने उदास आवाज में कहा। तनीषा ने कुछ असमंजस के साथ कहा, हमारे परिवार को क्या हो गया है? राखी ने आह भरी। शुरू में वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे शामिल हों, लेकिन अब उसे बताना होगा। मैंने अभी सुना है कि नताशा की माँ वापस आ रहा है, तो हमारे सामने एक भेड़िया है और हमारे पीछे एक बाघ है। अगर मिष्टी इस घर से चली गई और वर्षा ने अगस्त्या से शादी कर ली तो हमारा यह छोटा उनके द्वारा जल्द ही या बाद में दीवान परिवार से पूरी तरह से हटा दी जाएगा।
तुम अभी भी अपनी भाभी को निशाना बना रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मिष्टी के साथ रहने से हमें कितना फायदा होगा? आरव की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, मुंह, आपका मतलब है कि मिष्टी की प्रेजेंस बड़े पापा विजय और बड़ी मम्मी मालती को कंट्रोल में रख सकती है, और अगर हम मिष्टी से दोस्ती करते हैं तो यह अगस्त्या से दोस्ती करने जैसा है, जो अब परिवार का मुखिया है, फिर हमें कोई नहीं धमका सकता है। राखी के हाव भाव शांत हो गए और उसने कहा, हाँ, इसलिए अब न केवल हम मिष्टी को नाराज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी मदद भी कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि अगस्त्या के लिए मिष्टी कितनी ढांस है। विजय, मालती और नताशा मिष्टी को हटाने और उसकी जगह वर्षा को लाना चाहते हैं, क्योंकि मिष्टी की प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर देगी और उनके पास अपना ध्यान हम पर फोकस करने का समय नहीं होगा, समझे? आरव ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया। तनीषा नाराज दिख रही थी और वह उस महिला के साथ रहना नहीं चाहती है जिससे वह नफरत करती है। राखी ने उसे याद दिलाया, तनीषा, मैं नहीं चाहती कि तुम मिष्टी को अब नीचे देखो। अगर तुम सच में उसे गुस्सा दिलाती हो तो वह हमारे परिवार को एक शब्द के साथ दीवान परिवार से बाहर निकाल सकती है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उससे कितनी नफरत करती हो। मुझे आशा है कि तुम उसे नाराज करके हमारे पूरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तनीषा का चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, वह कैसे भूल सकती है? मिष्टी अब दीवान परिवार के हेड की वाइफ है। उसकी हैसियत को देखते हुए मालती का भी उससे कोई मुकाबला नहीं था, और अगर तनीषा ने उसे नाराज किया तो पूरे परिवार को इसमें घसीटा जा सकता है। वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि उसे बार बार भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकती है? शुरू में उसे समझ नहीं आया कि उसकी माँ माफी मांगने क्यों गई थी, लेकिन अब जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बेवकूफ थी। अगर उसकी माँ ने माफी नहीं मांगी होती तो मिष्टी उसके खिलाफ शिकायत करती। उसे केवल अगस्त्या को बताना था कि तनीषा उसे धमका रही है, और अगस्त्या के नेचर को देखते हुए इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वह नाराज हो जाएगा और यह भी सोचेगा कि परिवार उसकी वाइफ को उकसा रहा है। वह पहले ही करण की पार्टी में एक गलती कर चुकी है और कुछ ही समय बाद उसने फिर से वही गलती की थी। मुंह, मैं समझ गई कि मैं गलत थी, तनीषा ने गिल्टी होकर कहा। राखी अपनी प्यारी बेटी को दोष देना सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी को याद दिलाने के लिए केवल कुछ चीजें थी जो उसकी की गई गंभीर गलती का एहसास कराती थी। उसने आह भरी और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम खुले विचारों वाली हो। मिष्टी एक बच्ची है और उसका नेचर अच्छा है। अगर वह हमसे ज्यादा परेशान होती तो हमारा जीवन दयनीय हो जाएगा। सबसे बड़े परिवार को संभालना पहले से ही मुश्किल था। अगर बाप और बेटे के बीच विवाद नहीं होता तो उनके परिवार के लिए कोई जगह नहीं होती। इस तरह के बड़े परिवार में जिसके पास सत्ता होती है वही मालिक होता है। वे केवल ऊपर से ग्लैमर्स दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे पहले से ही खतरे में थे। मिस्टर दीवान, यह गलतफहमी इस तरह से फैली है, बटलर ने अगस्त्या को दिन विला में फैल रही गपशप के बारे में बताया। आखिरकार अगस्त्या और मिष्टी के लिए लड़ना रेयर था, लेकिन अफवाहें ज्यादा से ज्यादा फैल गईं। अब विला में हर कोई सोचता है कि अगस्त्या वायलेंट टेंडेंसी का व्यक्ति है और उसे और भी ज्यादा चिंता और के साथ देखा। अतीत में कई नौकरानियों ने हमेशा उसे प्यार भरी निगाहों से देखा। इस घटना के बाद अगस्त्या ने बहुत सारी फैंगर्ल्स खो दी। बेशक हर कोई घरेलू हिंसा करने वाले आदमी से नफरत करती है, खासकर अगर शिकार एक महिला है। जब इस तरह के आदमी की बात आती है, भले ही वह सुंदर हो या नहीं, उसकी पहचान रद्दी के रूप में की जाती है। अगस्त्या के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। कितने ब्रेन डेड हैं ये लोग। एक छोटी सी चोट को देखकर इतनी दूर की सोच रहे थे। भले ही उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन इसका असर हुआ। इसके जवाब में अगस्त्या ने ठंडेपन से कहा, जो लोग ऐसी ऐसी अफवाहों में शामिल थे उनका अगले महीने का कैंसिल कर दो और गंभीर मामलों वाले लोगों को विला से बाहर कर दो। बटलर ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और आर्डर लेकर वापस चला गया। सौभाग्य से वह अपने बुढ़ापे में गपशप करना पसंद नहीं करता था, नहीं तो वह अपना बोनस खो देता। चैप्टर 128। फोन की घंटी बजी। अगस्त्या ने कॉल रिसीव करने और कुछ शब्द कहने के बाद उसने मिष्टी को देखा और फोन काट दिया। तुम्हारी मोम हॉस्पिटल में है, अगस्त्या ने कहा। क्या क्या चल रहा है? मिष्टी के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसकी माँ हमेशा ठीक रही है। वह अपने पिछले जीवन में कभी बीमार नहीं थी। भले ही वह अपने माता पिता से हट हुई थी, फिर भी वे वही थी जिसने उसे जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया, इसलिए मिष्टी को चिंतित होना पड़ा। अगले ही पल मिष्टी का सेल फोन भी बज उठा। यह सोनम की कॉल थी। उसकी आईब्रो पर बल पड़े। सोनम इस समय क्यों कॉल कर रही है? हेलो मिष्टी, आपकी माँ दूसरी मंजिल से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, इसलिए जल्दी से यहाँ आओ। मिष्टी उदास चेहरे के साथ उठ खड़ी हुई। घबराओ मत, चलो वहां चलते हैं। जब अगस्त्या ने उसके एक्सप्रेशन देखे तो उसने तुरंत उसे दिलासा दिया। मिष्टी ने अस्पताल के बारे में पूछा और फोन काट दिया। वे दोनों दरवाजे से बाहर चले गए और शैडो ने कार निकाली। मिष्टी कार में बैठ गई और बोली, सेंट्रल हॉस्पिटल चलो। उसके घबराए हुए हाव भाव को देखकर शैडो को थोड़ी हैरानी हुई।
कार ने विला को तुरंत छोड़ दिया और मिष्टी समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ था कि उसकी माँ दूसरी मंजिल से कैसे गिर गई। अगस्त्या ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया जो जकड़ा हुआ था और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मिष्टी रोना चाहती थी और कहना चाहती थी, जब मैं छोटा थी तो मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो। अगस्त्या 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। वह मिष्टी की फैमिली सिचुएशन के बारे में भी जानता था। अगर उसकी सो कॉल सिस्टर नहीं होती तो वह हमेशा सुखी रहती। 10 मिनट बाद कार सेंट्रल हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रुकी और मिष्टी कार से बाहर निकली और तीसरी मंजिल पर ऑपरेटिंग रूम में चली गई। जब वह उस जगह पर पहुंची तो उसने एक चिंतित सोनम और सोनाली को देखा जो आंसू बहा रही है। मिष्टी ने ऑपरेशन रूम में रोशनी को चमकते देखा। उसका चेहरा उतर गया जब उसने पूछा, क्या हुआ? सोनम ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा पीला चेहरा लेकर कहा, मुझे पता नहीं है, मैं किचन में नौकरानी के साथ खाना बनाना सीख रही थी, तभी मैंने एक चीख सुनी। जब हम बाहर निकले तो वह गलती से दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उनका सिर खून से लथपथ था और हम सब डर गए। मिष्टी की आईब्रो गहरी हो गई। गलती से नीचे गिर गई। मिष्टी, तुम आ ही गई। मैं बहुत डर गई। सोनाली अपने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ दौड़ी, लेकिन उसकी आंखें सीधे उसके बगल वाले आदमी पर टिकी थीं। मिष्टी की आंखों में घृणा की एक चमक आ गई। क्या किसी ने नहीं देखा कि मेरी माँ सीढ़ियों से कैसे गिरी? उसने पूछा। सोनाली ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन सोनाली उस समय दूसरी मंजिल पर थी। उसने सोनाली की तरफ देखा। सोनाली के एक्सप्रेशन बदल गई और उसने कहा, मैं मूंग की आवाज सुनकर बाहर भागी और देखा नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें आंटी के साथ बहस करते हुए सुना। रानी कह रही है थी कि तुम कॉलेज जाने की जिद कर रही थी, लेकिन आंटी इसकी इजाजत नहीं दे रही, इसलिए तुम हर दिन उनसे बहस कर रही थी, सोनम ने कहा। सोनम, तुम्हारा क्या मतलब है? सोनाली की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई जब उसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैंने अपनी माँ को सीढ़ियों से नीचे गिराया है? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैंने बस यह मान लिया था कि आंटी तुमसे रोज रोज बहस करके बहुत परेशान थी और इसलिए वह गलती से दूसरी मंजिल से गिर गई। सोनम एक उलझन भरी नजर के साथ मिष्टी की बर्फीली टकट की दोनों के बीच आगे पीछे बह गई। इस समय पसीने से तरबतर सुमेर भी दौड़कर हॉस्पिटल आ गए। जब उसने मिष्टी और अगस्त्या को देखा तो उसके पास उन्हें ग्रीट करने का समय नहीं था और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? डैड, मूंग गलती से दूसरी मंजिल से गिर गई। जब हम अस्पताल पहुंचे वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी। सोनाली ने आंसू भरी आंखों से बात की। या वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? सुमेर के हाव भाव बार बार बदले। मुझे नहीं पता, मैं कमरे में थी इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा, और जब मैंने उनकी आवाज सुनी तो माँ पहले ही नीचे थी, सोनाली ने उदासी से कहा। सुमेर चेहरे पर तनाव आ गया और वे आगे बढ़ गए। डैड, चिंता मत करो, मूंग ठीक हो जाएगी। उसके पेरेंट्स के बीच हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे थे, इसलिए मिष्टी भी जानती थी कि इस समय उसके पिता बहुत चिंतित होंगे। सुमेर ने आह भरी और कहा, मुझे ऐसी ही उम्मीद है। फिर अपनी बेटी के बगल वाले आदमी को देखकर उसने फिर से थोड़ा टच महसूस किया और कहा, मैंने अगस्त्या के यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी। इट्स ओके, अगस्त्या ने कहा। इस पॉइंट पर सुमेर के पास वास्तव में बोलने का दिल नहीं था। सभी चुप थे और ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। ऑपरेटिंग दरवाजा अचानक से खोला गया और डॉक्टर बाहर आया और गंभीरता से कहा, आप में से कौन परिवार का सदस्य है? हम सब हैं। डॉक्टर, क्या मेरी वाइफ ठीक है? सुमेर ने चिंतित होकर पूछा। पेशेंट अब ठीक है, उनके सिर में जोर से लगी है और काफी खून बह गया। अभी भी कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी के लिए हम पेशेंट को वार्ड में ट्रांसफर कर देंगे ताकि आप जाकर पेशेंट से मिल सकें, डॉक्टर ने कहा। ठीक है ठीक है, सुमेर ने झट से सिर हिलाया। मिष्टी और अन्य लोग वार्ड में गए। सुमेर का सिर धुंध में लिपटा हुआ था और बिस्तर पर लेटे ही उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सोनाली अभी भी रो रही थी, लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। सोनम बिना कुछ कहे आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन समय समय पर उसकी निगाहें मिष्टी की तरफ घूम गईं। मिष्टी को नहीं पता था कि वह उसे देख रहा थी या उसके बगल में खड़े आदमी को। मिष्टी ने एक नजर उस पर डाली, फिर इधर उधर देखने लगी। सुमेर तुरंत वापस आए और सभी को अभी भी खड़े देखकर उन्होंने कहा, मिष्टी, तुम्हें वापस जाना चाहिए और जब तुम्हारी माँ उठेगी तब वापस आ जाना। मिष्टी ने मना नहीं किया और अगस्त्या के साथ चली गई। अगस्त्या ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें शक है कि वे झूठ बोल रही हैं? हाँ, मुझे शक है कि मेरी माँ को उनमें से एक ने सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, मिष्टी ने उदास टोन में कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगस्त्या ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन हो सकता है? मिष्टी ने उससे पूछा। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। सिन्हा हाउस में नीलम के दूसरी मंजिल से गिरने के बारे में हर कोई जानता है और इस समय विला में माहौल उदास है।
जब मिष्टी और अगस्त्या आए तो हर कोई कुछ न कुछ बात कर रहा था। फर्श पर खून की कमी का मतलब है कि किसी ने इसे पहले ही साफ कर दिया है। मिष्टी की नजर भीड़ पर पड़ी, फिर एक महिला पर रुकी और उसने कहा, शांति आंटी, मेरे साथ आओ। जिस व्यक्ति को बुलाया गया था उसने अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा बदल दिया, फिर सिर हिलाया और पीछा किया। हनी, मेरा इंतजार करो, मिष्टी ने अगस्त्या से कहा। हम। अगस्त्या ने सिर हिलाया। शांति ने मिष्टी का कमरे में पीछा किया और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे भीड़ की जिज्ञासा बढ़ी। तुरंत मिष्टी बाहर आ गई और शांति ने और ज्यादा रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ पीछा किया। सभी ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या हो रहा है। चलो, अगस्त्या की ओर चलते हुए मिष्टी ने कहा। भीड़ की कंफ्यूज आंखों के सामने वे दोनों वहां से चले गए। इस समय मिष्टी को सुमेर का फोन आया और उन्होंने कहा कि नीलम जाग गई है। मिष्टी ने राहत की सांस ली और पूछा, मोम ने क्या कहा, क्या वह खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर गई? सुमेर 2 सेकंड के लिए चुप रहे, फिर बोले, उसने कहा कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। मिष्टी के मुंह के कोने ठंडेपन से मुड़े हुए थे और उसने कहा, डैड, आपको किस पर शक है? मुझे यकीन नहीं है। आखिरकार इस तरह की बात। सुमेर को थोड़ा अविश्वास लग रही थी। मिष्टी को पहले से ही अपराधी का अंदाजा था और उसने कहा, हम मोम को देखने के लिए दोपहर को आएंगे। फिर उसने फोन रख दिया। हनी, सोनम की इन्वेस्टिगेशन करने में मेरी मदद करो, मिष्टी ने कहा। सोनाली इतनी आवेगी नहीं थी और वह खुद दूसरी मंजिल पर थी। यहाँ तक कि अगर वह नीलम के साथ लड़ी तो भी वह उन्हें सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेलेंगी। लेकिन सोनम ने जानबूझकर या अनजाने में सोनाली को इस मामले का जिक्र किया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी। मिष्टी को भी शुरू में सोनाली पर शक था, लेकिन बाद में सोनम क्या कहा इस पर भी उसे शक हो गया। जैसे कि उसने कहा कि उसने और शांति ने सोनाली को ऊपर उसकी माँ के साथ बहस करते हुए सुना, लेकिन कमरे इतने साउंड प्रूफ थे कि वे दूसरी मंजिल के कमरे की बहस नहीं सुन सकते थे। इसलिए मिष्टी ने शांति से बात की उसने क्या सुना था। शांति का कहना है कि सोनाली कॉलेज जाने के बारे में बार बार नीलम से बहस की थी, लेकिन नीलम इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। अगर इस घटना के पीछे सोनम है, सोनाली को फंसाने और उसकी माँ को चोट पहुंचाने के कारण जो भी रही हूँ, मिष्टी उसे माफ नहीं कर सकती थी। जैसी कि एक्सपेक्टेड था, दोनों बहनें बहुत भयंकर हैं। अगस्त्या ने सिर हिलाया और उसके बिना कुछ कहे उसने पहले से ही किसी को इसकी जांच करने के लिए कह दिया था। हॉस्पिटल में सोनाली नहीं थी, बल्कि सोनम उसकी माँ के बेड के पास थी। मिष्टी, तुम आ गई। नीलम ने मिष्टी को देखा और उसकी आंखों में राहत आ गई। मोम, आप कैसी हैं? क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? मिष्टी ने उसके पास जाकर पूछा। मुझे अब दर्द महसूस नहीं होता है, इसलिए चिंता मत करो। नीलम ने अपना सिर हिलाया और फिर सोनम की ओर देखा और कहा, लेकिन मैं भी सोनाली की बहुत आभारी हूँ, जिसने पूरे समय मेरी देखभाल की। इट्स ओके आंटी, आप भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, सोनम ने शर्माते हुए कहा। मिष्टी ने पूछा, डैड और सोनाली कहाँ हैं? वे यहाँ क्यों नहीं हैं? उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए तुम्हारे डैड चले गए। मिष्टी। सोनम के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए और श्योर नहीं थी कि कहा जाए या नहीं। नीलम, जो अभी अभी खुश थी, तुरंत ही उदास हो गई। क्या हुआ? मिष्टी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उस लड़की जिक्र मत करो। मैंने केवल उसे कुछ बार फटकारा, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी ही माँ पर हमला किया। मैं बहुत गुस्से में हूँ, नीलम ने गुस्से में कहा। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है? मिष्टी ने हैरान होकर पूछा। उसके अलावा दूसरी मंजिल पर कोई नहीं था। इसके अलावा मुझे क्लियरली महसूस हुआ था कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, लेकिन वह अभी भी अपनी गलती अभी भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है। मैं इतनी शातिर बेटी की परवरिश कैसे करूंगी? कहते हुए नीलम का चेहरा बहुत सीरियस था। वह हमेशा यह मानने से कतराती थी कि उसकी सबसे छोटी बेटी, जो ऊपर से कोमल और दयालु दिखती है, एक बुरे दिल वाली लड़की हो सकती है। हालांकि पिछली घटना के बाद जब उसने मिष्टी को फंसाया था, तब उसे विश्वास करना पड़ा। इस अवधि के दौरान वह अभी भी हर दिन कॉलेज वापस जाने के लिए चिल्ला रही थी, और अगर वह सहमत नहीं होती तो वह ना खाती और ना पीती, और उसने खुद को मारने की धमकी भी दी, जिससे वह चिढ़ गई। आज उसने सोनाली को फिर डांटा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उस पर हमला करने की हिम्मत करेगी। इसके बारे में सोचते ही नीलम का दिल दहल उठा। मिष्टी, मैंने तुम्हारे डैड से पहले ही कह दिया है कि सोनाली को विदेश भेज दो। एक बार जब वह सुधर जाए तो उसे वापस आने की इजाजत दी जाएगी। तुम्हारे डैड भी इस बात से सहमत हो गए। मिष्टी, तुम क्या सोचती हो? नीलम ने कुछ दुख के साथ कहा। मिष्टी ने आईब्रो सिकोड़ी। सोनालो को विदेश भेज रही हैं। कभी कभी अपनी नाक के नीचे दुश्मन पर नजर रखना बेहतर होता है। सोनाली के सोशल स्किल के साथ वह विदेशों में भी अपना नाम बना सकती है। जब वह वापस आएगी तब वह उसके लिए एक बड़ी समस्या होंगी। हालांकि हत्या करना एक अपराध है, लेकिन सोनाली से उसे बदला लेना है। लेकिन बदला लेना का अभी वह समय नहीं था। उसे सोनाली को वह एक्सपीरियंस करने देना था जो उसने अपने पिछले जीवन में एक्सपीरियंस किया था। इसलिए मिष्टी उसे कभी जाने नहीं देगी।
मोम, फॉरेन कंट्रीज बहुत अराजक है। अगर सोनाली बिना किसी के वहां गई तो क्या होगा अगर वह सुधरने की जगह और बिगड़ जाए। जब नीलम ने सुना तो वह भी थोड़ी झिझकी। तुमने जो कहा वह भी सच है, लेकिन मैं अब उस लड़की को कंट्रोल नहीं कर सकती, नीलम ने सिरदर्द के साथ कहा। उसे हर दिन घर पर कुछ नहीं करना होता है। मुझे लगता है कि वह बहुत आलसी है, तो क्यों न उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ काम ढूंढा जाए, मिष्टी ने कहा। सोनाली अब अपना नाम साफ करने के लिए कॉलेज लौटना चाहती है, लेकिन वह बहुत भोली है। मिष्टी उसे वह मौका नहीं देगी। हम्मा, वह केवल 18 वर्ष की है तो वह क्या कर सकता है, नीलम ने कुछ मुश्किल से कहा। चैप्टर 129। क्या वह हमेशा एक स्टार नहीं बनना चाहती थी? तो चलिए उसे जाने देते हैं। पहली बात तो यह है कि वह जिस भी दौर से गुजर रही है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, आपको और डैड को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब वह बाहर कष्ट उठाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसके लिए कितने अच्छे हैं। मिष्टी की आंखें चमक उठीं और उसने हल्के से कहा। जब नीलम ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तुम सही कह रही हो। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे डैड इस बारे में बात करूंगी। मुझे याद है कि डैड किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते हैं जो एक्टर को ट्रेन करने में माहिर था। हम उनसे सोनाली को ट्रेन करने के लिए कह सकते हैं, उसने सुझाव दिया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे डैड को जानता है? अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छा है, नीलम ने तहे दिल से कहा। मिष्टी के मुंह के कोने मुड़े हुए थे। कैसे नहीं हो सकता है, न केवल वह जानती थी कि वह आदमी इस बिजनेस में था, बल्कि वह एक परवर्ट भी है। शो बिजनेस के कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। अपने पिछले जीवन में सोनाली उसकी मदद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने में सफल हुई थी। मिष्टी के ग्रेजुएट हो जाने के बाद वो खाली बैठी हुई रही। सोनाली ने कहा कि वह उसकी मदद करना चाहती है और मिष्टी के लिए नौकरी ढूंढना चाहती है, इसलिए मिष्टी बिना ज्यादा सोचे समझे मान गई। सोनाली ने उसे किसी के साथ डिनर के लिए बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि उसे पहले से अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। वह कन्विंस हो गई और अकेले डिनर के लिए बाहर चली गया, लेकिन उसने खुद को भेड़ियों की मांद में पाने की उम्मीद नहीं की थी। अगर अगस्त्या गुप्त रूप से उसकी रक्षा नहीं करता तो मिष्टी के साथ उस दौरान लगभग दुर्घटना हो गई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके द्वारा लाई गई हर महिला आर्टिस्ट के साथ वो सोता था, और वह एक ऐसा परवर्ट है जो आदमी और महिलाओं दोनों के साथ सोता है। जब मिष्टी को सच्चाई का पता चला तो उसने मौके पर ही उल्टी कर दी। तब से नौकरी ढूंढने के बारे में उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी, इसलिए उसने फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। सोनाली ने बाद में दयनीय रूप से उससे माफी मांगी और कहा कि उसने उसे केवल इसलिए भेजा क्योंकि वह आदमी उनके पिता के दोस्त था, जिससे सोनाली को लगा वह विश्वास लायक है। मिष्टी अपने की यादों से होश में आई और सोचने लगी कि वो सोनाली को उसके किए की 100 गुना देगी। सोनाली इस जीवन में अभी भी उठना चाहती है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। मिष्टी, आप अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती है। मैंने हमेशा सुना है कि सोनाली ने आपको चोट पहुंचाने के लिए कई काम किए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी न केवल आप सोनाली को माफ कर देंगी बल्कि उसकी मदद भी करेगी, सोनम ने थोड़ी जेलेसी के साथ कहा। मिष्टी हल्के से हंसी और कोल्ड टोन में कहा, वह मेरी बहन है, इसलिए अगर मैं उसके लिए अच्छा नहीं करूंगी तो मुझे किसके लिए अच्छा करना चाहिए? सोनम ने उसके कोल्ड टोन पर ध्यान नहीं दिया और उसकी आंखों में जलन की एक झलक दौड़ गई। वह भी एक स्टार बनना चाहती है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा और स्टार बनना उसके लिए आकाश तक पहुंचने से ज्यादा कठिन है। वैसे सोनम के पिता ने उसे छोड़ दिया। सोनम अभी छोटी है, इसलिए मैं उसे कॉलेज भेजना चाहती हूँ। मिष्टी, तुम्हें इस बच्ची की देखभाल करनी होगी, नीलम ने चिंता के साथ कहा। सोनम मेरे साथ कॉलेज जाएगी, मिष्टी ने अपनी आईब्रो उठाई और सोनम की ओर देखा। हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर तुम दोनों एक ही कॉलेज में जाते हो। आखिरकार सोनम इस जगह से परिचित नहीं है, उसने कहा। सोनम ने अपने चेहरे पर बेचैन एक्सप्रेशन से मिष्टी को देखा। सबसे पहले उसने सोचा कि नीलम और सोनम एक दूसरे से अच्छे घुल मिल रहे हैं, लेकिन नीलम का सोनम के लिए रवैया इतना ड्रामेटिक में बदलने में कितना समय हो गया था। उसने सोनम पर एक नजर डाली जो अभी भी उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें मिष्टी को घूर रही थी, मानो वह उसके ना कहने से चिंतित हो। मिष्टी अच्छी तरह जानती थी कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने बमुश्किल ही उससे कांटेक्ट किया था। लेकिन वह काफी केपेबल है और सिन्हा परिवार में घुसने और यहाँ तक कि नीलम का विश्वास हासिल करने में कामयाब रही। फिर मैं आपकी बात मानूंगी। मोम, मिष्टी ने मना नहीं किया। वह देखना चाहता थी कि यह लड़की क्या करना चाहती है। हालांकि सोनम अब सोनाली को निशाना बना रही थी, मिष्टी ने महसूस किया कि वह जितना दिखती थी उससे कहीं ज्यादा एम्बिशियस थी। सोनाली के कैरेक्टर को जानते हुए जब उसे इस बार फंसाया गया है तो उसे पता होगा कि उसे किसने फंसाया है। क्योंकि वह जानती है कि यह कौन थी जिसने उसे फंसाया है, वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। मिष्टी उन्हें आपस में लड़ते देखना चाहती है और देखना चाहती है कि अंतिम विजेता कौन होता है। सुमेर ने तुरंत एक अच्छे दोस्त से सोनाली की सिफारिश की।
जब सोनाली को पता चला कि उसके माता पिता उसे स्टार बनाना चाहते हैं, तो उसने कॉलेज वापस की परवाह नहीं की और अपना पूरा ध्यान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगाना चाहती थी। जब वो मिष्टी की सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी देखती है तो वो जलकर पूरी तरह से राड हो जाती है। उसे जल्द से जल्द कुछ हासिल करके मिष्टी को नीचा दिखाना था। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल। चैप्टर 130। अगले दिन मिष्टी मानवी और अविका से हॉस्टल में मिलने गई, लेकिन रूम में एक नए इंसान को देखने की उसने उम्मीद नहीं की थी। यह रूम 3 लोगों के लिए था, लेकिन मिष्टी के चले जाने के बाद यह रूम एक स्टूडेंट के लिए खाली रह गया था। यह मलिशा नाम की एक स्टूडेंट है जो न केवल एक्टिंग में आगे बढ़ रही है, बल्कि वह लड़की भी है जिसे मीका ने कंपटीशन में चुना है। मिष्टी ने तब इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि किसे चुना गया था। अगर उसने मानवी से नहीं सुना होता तो उसे इसके बारे में पता नहीं होता। यह देखकर कि रूम में कोई आया है, दूसरी पार्टी भी थोड़ी जम गई। फिर वो मुस्कुराई और बोली, हेलो मिष्टी, मैं मलिशा शेखावत हूँ। तुम मुझे जानती हो? मिष्टी ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं जानता हो, मलिशा ने कहा। मिष्टी अजीब तरह से हंसी। मानवी और रविका भी कमरे में एंटर हुई और दौड़कर मिष्टी को गले लगा लिया और मलिशा की तरफ देखकर कहा, मलिशा, आओ हमारे साथ लंच मरो। हमने चिकन का ऑर्डर दिया। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मलिशा शर्माई नहीं और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, मैंने भी एक फेमस रेस्टोरेंट से कुछ डिश ऑर्डर की है। डिलीवरी मैन 5 मिनट में आता ही होगा। मानवी के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। मलिशा ने फिर मिष्टी की तरफ देखा और पूछा, मिष्टी, मैंने अभी सुना है कि तुम्हें लगातार 2 बड़े ब्रांड प्रमोशन मिले हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं इतने लंबे समय से कंपनी में हूँ, लेकिन मुझे केवल कुछ ही छोटे एंडोर्समेंट मिले हैं। मलिशा मिष्टी के बगल में बैठ गई और चेहरे पर जलन के साथ कहा। मानवी और अविका दोनों ने क्यूरोसिटी से मिष्टी को देखा और हैरानी से कहा, बड़े ब्रांड का प्रमोशन? क्या तुम लोग नहीं जानते? मिष्टी की सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी देखकर कंपनी उससे कांटेक्ट कर रही है। एक्चुअली मीका ने मिष्टी को कुछ दिन पहले स्किन केयर प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए कहा था। मिष्टी की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के चलते वे प्रोडक्ट तुरंत सेल हो गए और अब आउट ऑफ स्टॉक है। मलिशा ने गपशप की। मलिशा की इतनी बड़ी स्पीच सुनने के बाद मिष्टी शर्मा गई। कुछ समय मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तुम्हारी पोस्ट और वीडियो को देखा। मैंने अविका को बताया कि तुम कितने बेरोजगार हो और तुम स्किन केयर प्रोडक्ट को फिल्माने के मूड में हो। पता चला कि तुम लोगों को बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करने में मदद कर रही हो और तुमने हमें बताया भी नहीं, मानवी ने शिकायत की। मैं उस समय पढ़ाई में बहुत बिजी थी, इसलिए मैं इसके बारे में भूल गई थी, मिष्टी ने कहा। हमने तुम्हारा वीडियो देखा जिसे किसी ने तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया है। क्या तुम्हें कोई प्रोफेशनल टीम मिली है? अविका ने क्यूरोसिटी से पूछा। इस सवाल पर मलिशा और मानवी ने भी उसे देखा। मेरे पास एक प्रोफेशनल टीम कैसे हो सकती है? मेरा फोन घूम चुका था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से इसे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था, मिष्टी ने कहा। उसने अपने दोस्तों को आज तक नहीं बताया कि उसे किडनैप कर लिया और तभी उसने अपना फोन खो दिया था। मलिशा की आंखें चमक उठीं जब उसने सुना, हस्बैंड? मैंने मिष्टी की शादी के बारे में पहले सुना था और मुझे लगा कि यह झूठ है। मिष्टी मुस्कुराई। मलिशा ने मिष्टी से अपने नए ड्रामा के बारे में बात की। हालांकि यह सपोर्टिंग रोल है, लेकिन मैं यह रोल पाकर बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें कई मशहूर हस्तियां हैं। दरअसल मुझे इस मामले के लिए मिष्टी का शुक्रिया अदा करना है। हाँ, मिष्टी ने असमंजस में उसकी ओर देखा। तुम कंपटीशन में जीत गई थी, लेकिन तुमने उनकी कंपनी के ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए मुझे चांस मिला। नहीं तो मुझे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता था। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उस टाइटल के लिए ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे थैंक्स मत कहो। तुम इसका हकदार हो। आगे बढ़ो और फ्यूचर स्टार बनने के लिए मेहनत करो। मेलिसा, समय आने पर तुम्हें हमें अपना ऑटोग्राफ देना होगा, मानवी ने हंसते हुए कहा। हाँ जरूर, अगर मैंने अपने सपनों को पूरा कर लिया तो मैं जरूर तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगी, मलिशा ने भी हंसते हुए कहा। वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे और अच्छी तरह से घुल मिल रहे थे। जब उन तीनों ने अपना लंच फिनिश कर लिया तो अविका उन्हें अपने साथ लाइब्रेरी ले गई। मिष्टी अविका से सहमत थी, जबकि मानवी के चेहरे पर कड़वे एक्सप्रेशन थे। जब मलिशा ने देखा कि वे बाहर जा रहे हैं तो वह उनके साथ जाने को तैयार हो गई क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। जब उन्होंने हॉस्टल छोड़ा तो आसपास के स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे, यह मिष्टी है ना? मैं इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो करती हूँ और मैं अब उसकी फैन हूँ। उसके लगभग 20 लाख फॉलोवर हैं और अब भी फॉलोवर बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे वह स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं मिला जिसका उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था, इसलिए मैं दुखी हूँ। चलो चलकर उसे हेलो कहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि दोपहर का समय था, ज्यादा से ज्यादा लोग थे, इसलिए एक साथ चल रहे कुछ खूबसूरत लोगों ने तुरंत भीड़ का ध्यान खींचा। उनके हॉस्टल से बाहर आने के कुछ ही देर बाद 2 लड़कियां एक्साइटेड होकर उसके पास आईं। मलिशा चौंक गई और उसने सोचा कि वह पहचानी गई है,
केवल अगले सेकंड में उसे पता लगा कि यह वह नहीं थी जिससे लोग मिलने आ रहे थे। मिष्टी, मुझे तुम्हारा डांस बहुत पसंद है। मैं भी, क्या हम साथ में सेल्फी ले सकते हैं? दोनों लड़कियों ने एक्साइटमेंट से कहा। मिष्टी ने जब दोनों को यह कहते हुए सुनकर कि वे उसके फैन हैं, वह थोड़ा खुश हुई, इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, जरूर। वे दोनों अपने सेलफोन लेकर पहुंचे और मिष्टी के साथ कुछ तस्वीरें लीं। मिष्टी, क्या तुम जिन स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हो, क्या वे अब अवेलेबल नहीं है? मैं मार्केट में आने का उनका इंतजार कर रही हूँ, मुझे सच में एक सेट चाहिए। लड़कियों में से एक ने निराश होकर कहा। जब उसने मिष्टी को इतनी बारीकी से देखा तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी स्किन कितनी अच्छी थी। यह एक बच्चे की तरह है, चिकनी और रेशमी है। चूंकि मिष्टी की स्किन बहुत अच्छी है, इसलिए वह जिन चीजों की सिफारिश करती है वे बुरी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्हें पाने की उनकी इच्छा और बढ़ती गई। ऐसा लगता है कि यह प्रोडक्ट अभी खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूछ सकती हूँ, मिष्टी ने कहा। क्या आप सही कह रही है? दोनों लड़कियां खुशी से उछल पड़ी। मिष्टी ने सिर हिलाया और अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी चली गई। मानवी ने बैग से एक नोट निकाला और मिष्टी को सौंप दिया और कहा, मिष्टी, मेरे लिए नोट लिखो। जब तुम ज्यादा पॉपुलर हो जाओगी तो मैं तुमसे ऑटोग्राफ लूंगी और उसे बेच दूंगी। हाँ, मैं तब अमीर बन जाऊंगी, मानवी ने खिलखिलाते हुए कहा। कई लोगों ने उसकी बातों पर अपनी आंखें मूंद ली। अविका मानवी की बेतुकी बातों पर बोर हो गई थी। अचानक उसकी नजर मिष्टी की गर्दन पर पड़ी और उसने क्यूरियस होकर पूछा, मिष्टी, वह जेड नेकलेस कहाँ है जिसे तुम हर दिन पहनती हो? मिष्टी एक पल के लिए ठिठक गई और अनजाने में उसकी गर्दन को छुआ, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके एक्सप्रेशन बदल गई और फिर उसे याद आया कि जब वो रात को अपनी माँ से हॉस्पिटल से आई थी तो वो सीधे नहाने गई थी। तब उसने अपने नेकलेस को उतार दिया था और बाथरूम में छोड़ दिया था। वह उस समय बहुत नींद में थी, इसलिए वह इसके बारे में भूल गई। यह सोचकर उसने राहत की सांस ली और बोली, कल रात मैंने इसे शॉवर में उतार दिया और आज इसे पहनना भूल गई। मानवी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह कितनी कीमती है, लेकिन वो नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल है। चैप्टर 131। शाम को जब वह घर लौटी तो मिष्टी ने सबसे पहले बाथरूम में अपना नेकलेस ढूंढने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि नेकलेस बाथरूम में है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने नेकलेस को बाथरूम में नहीं पाया तो वह अनकंफर्टेबल हो गई और हर बार उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने बाथरूम में तलाशी ली और लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिला। बेचैनी से उसका शरीर कांपने लगा। उसे अच्छे से याद था कि कल रात नहाने के बाद वह उसे बाथरूम से बाहर नहीं ले गई थी, तो वह यहाँ क्यों नहीं है? फिर से कमरे में जाने के बाद और कमरे की तलाशी करने के बाद भी उसे नेकलेस कहीं नहीं मिला। वह जल्दी से बाहर आई और बटलर को बुलाया। जब बटलर ने उसकी बेचैनी देखी तो उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है और चिंतित होकर कहा, मैडम, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या आज कोई मेरे कमरे में आया? बटलर एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर कुछ देर सोचा और बोला, सफाई करने के लिए एक मैड कमरे में आई थी, मैं उसे फोन करता हूँ। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया और नीचे चली गई। जेड पेंडेंट चोरी हो गया होगा क्योंकि यह कमरे में नहीं था। उसने इन नौकरानियों से, जो प्रोफेशनल थी और कठोर ट्रेनिंग से गुजरी थी, उनसे ऐसा काम करने की उम्मीद नहीं की थी। यह सोचकर ही मिष्टी बहुत गुस्से में थी। अगर दूसरा गहना होता तो वह परवाह नहीं करती, लेकिन यह जेड था। बटलर तुरंत एक लड़की को लाया। मिष्टी ने उस पर एक नजर डाली और पूछा, आज तुमने मेरा कमरा साफ किया? क्या तुमने वहाँ नेकलेस देखा था? नेकलेस? लड़की एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई, फिर जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोली, मैडम, मैंने नेकलेस नहीं देखा। मिष्टी ने उसकी ओर देखा। यह माप रही थी कि लड़की झूठ बोल रही है या नहीं। लड़की ने डर और कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं दिखाया। उसने अपने द्वारा खींची गई जेड की तस्वीर को दिखाया, उसे लड़की के सामने रख दिया और कहा, तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा? लड़की ने तस्वीर देखी और ना में सिर हिलाती रही। शायद लड़की ने अनुमान लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उस समय उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन सहमे हुए से थे। उसके एक्सप्रेशन देखकर मिष्टी को पता चला कि वह डरी हुई थी। मैडम, क्या आपका नेकलेस खो गया है? बटलर को भी एहसास हुआ कि मिष्टी ने कुछ खो दिया है। मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, समय पिछली रात और अब के बीच का है। मैं कमरे में नेकलेस उसे बहुत देर तक ढूंढती रही और नहीं मिली। क्या इस लड़की के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आया? बटलर ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, चंदा आज वहाँ अकेली थी। वह कमरों की सफाई की इंचार्ज है, लेकिन वो लड़की ऐसी नहीं है जो ऐसे बुरे काम करेगी। बटलर ने खुद चंदा को हायर किया था, हालांकि उसने विला की हायरिंग रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया था। उसका परिवार गरीब था और उसे अपनी बीमार माँ की देखभाल करनी थी। उसने देखा कि वह मेहनती थी, इसलिए उसने चंदा को कमरे की सफाई करने के लिए हायर कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर चंदा सच में चोरी करने का इरादा रखती है तो मैडम के कमरे में बहुत कीमती सामान थे और वह पहले ही चोरी कर चुकी होती। हालांकि यह बटलर का एक अनुमान था। यह भी हो सकता है कि यंग लड़की कीमती गहने देखकर लालच में आ गई हो। जब मिष्टी ने बटलर को यह कहते सुना तो उसने एक पल के लिए सोचा,
जेड बेशकीमती होने के बावजूद सुंदर आकार में नहीं था, इसलिए वह शायद इसे नहीं उठाएगी। कल जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी तो कंचन और रैना मेरे रूम में आई थी। उन्हें मेरे कमरे में भेजो, मिष्टी ने अचानक कहा। बटलर तुरंत वापस गया। कुछ ही समय बाद कंचन और रैना दोनों कंफ्यूज चेहरों के साथ आए। जब उन्होंने देखा कि चंदा भी वहां है तो वे थोड़े हैरान दिखे। मैडम, क्या आपको हमसे मिलना चाहती है? पिछली रात से अब तक केवल तुम तीन मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरा एक हार गायब है, मिष्टी ने इंडिफरेंट होकर कहा। जैसे ही शब्द निकले, दोनों डरे हुए एक्सप्रेशन से एक दूसरे को घूरने लगे। मैंने इसे नहीं लिया, मैंने आपसे कल बात की थी जब आप नहा रही थी, रैना ने डरते हुए कहा। जैसे ही रैना ने कहा, कंचन के एक्सप्रेशन एक पल के लिए सख्त हो गए। और ना ही मैंने इसे देखा है, मुझे यहाँ दादी ने भेजा है और वे मुझे बचपन से जानते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। जब हम दोनों ने नहीं देखा है तो कोई रास्ता नहीं है कि हम उस जेड पेंडेंट को ले सकते हैं। मैडम, क्या यह कोई और हो सकता है? रैना चंदा की ओर देखे बिना नहीं रह सकी जो कांप रही थी। हाँ, मैंने सुना है कि इसकी माँ को सर्जरी की जरूरत है जिसमें लाखों रुपए का खर्चा है। वो अपने परिवार में कमाने वाली इकलौती है। चंदा, सच सच बताओ, क्या तुमने मैडम का हार चुराया है? कंचन ने उसे शक की निगाह से देखा। चंदा के पैर लड़खड़ा गए और वह तुरंत फर्श पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया है। मैंने आपके नेकलेस को कभी नहीं देखा। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सच में नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने यह नहीं किया? मिष्टी ने चंदा से कहा। चंदा की आंखें लाल हो गईं। वह कैसे साबित कर सकती है कि यह वह नहीं है? इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे शुरू से ही हैरान थी कि तुम जैसी मैड विला में काम करने के लिए कैसे आ गई, कंचन ने अपने चेहरे पर घिन एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिष्टी ने हल्के से कंचन की निगाहें घुमाई और कहा, ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन चंदा तुम यही रुको। मिष्टी की टोन बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी बात सुनकर कंचन और रैना को राहत मिली। चंदा कांप गई और जमीन पर गिर गई। दोनों के चले जाने के बाद ही मिष्टी ने उस पर एक नजर डाली और कहा, क्या मैं इतना डरावनी लग रहा हूँ कि तुम खड़ी भी नहीं हो सकती? चंदा एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उठी और पीला चेहरा लेकर बोली, आई एम सॉरी मैडम, आप बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, लेकिन मैंने सच में इसे नहीं चुराया। उसकी आंखों में लाली थी और वह उदास लग रही थी। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि तुमने इसे नहीं चुराया है, लेकिन मैं अभी सभी से यह नहीं कह सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, ठीक है? मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगी। जब चंदा ने यह सुना तो उसकी आंखें फैल गईं और उसने कहा, आपको पता है? हाँ, केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैं यह भी जानती हूँ कि चोर कौन है। तुम अभी के लिए घर जाओ और आराम करो, लेकिन याद रहे तुम्हें सबको ऐसे दिखाना है कि तुमने कुछ गलत किया है। अगर तुमने सही काम किया तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे दूंगी। जब चंदा ने यह सुना तो उसका माथा सिकुड़ गए और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं करने को तैयार हूँ। मैं अपने पूरे जीवन के लिए यह दोष सहन करने को तैयार हूँ। मिष्टी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। यह लड़की सचमुच इनाम पाने के लिए आतुर दिख रही है तो कौन विश्वास करेगा कि उसने चोरी की है? बटलर बहुत हैरान हुआ और जब उसने चंदा को जाते हुए देखा तो बोला, मैडम, क्या आप जानती हैं कि नेकलेस किसने चुराया? अभी जब मैंने जिक्र किया कि मेरा एक नेकलेस गायब था तो उनमें से एक ने कहा कि यह जेड था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि यह एक जेड था जो गायब हो गया था। तो वह यह कैसे जानती थी कि जेड गुमा है? मिष्टी एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, किसी से उसका पीछा करने के लिए कहो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या करना चाहती है। बटलर ने भी जल्दी से याद आ गया, पीछे हटने से पहले जल्दबाजी में सिर हिलाया। मिष्टी का हार चोरी हो गया और एक ही बार में पूरे विला में बात फैल गई। चंदा को तुरंत काम से निकाल दिया गया। पहली बार सबको लगा कि मिष्टी गुस्से में है और बहुत सीरियस है। अगस्त्या को भी इस घटना का पता चला और वह तुरंत विला लौट आया। यह मिष्टी के पसंदीदा पेंडेंट में से एक था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वह टेंशन परेशान ले। उसे दिलासा देने के लिए वो उससे मिलने गया। हालांकि जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि लड़की रूम में छिपी हुई है और टीवी देखते देखते नूडल्स खा रही है। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्या इस तरह अचानक वापस आएगा। मिष्टी हंसी, टीवी की ओर इशारा करते हुए बोले, बिना खाए टीवी देखने का मजा ही नहीं आता। अगस्त्या स्पीचलेस था। चैप्टर 132। विला में माहौल टेंस था, लेकिन अपराधी यहाँ आराम कर रही है। चोरी हुए जेड के बारे में सोचते हुए अगस्त्या ने अपनी आईब्रो तनी और कहा, क्या जेड मिल गया है? अभी तक नहीं। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि किसने चोरी की है। चिंता मत करो, मैं इसे ढूंढ लूंगी। उसने उसे दिया गिफ्ट खो दिया, लेकिन वह अभी भी अपने कमरे में छिपकर टीवी शो देखते समय खाना के मूड में है। क्या अगस्त्या सोचेगा कि वह उसे सीरियसली नहीं ले रही है? उसने अपनी आंखें घुमाई और तुरंत अपने एक्सप्रेशन को उदासी में बदल दिया। गैर मौजूद आंसू पोंछते हुए उसने कहा, यह अच्छा है कि मुझे यह वापस मिल गया, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती।
अगस्त्या ने कहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी अच्छी तरह से जी रही हो। मिष्टी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? मैंने अपने दुख और गुस्से को भूख में बदल दिया। इस बीच रैना विला से बाहर निकल जाती है जब उसे कोई नहीं देख रहा था। मिस वर्षा, मुझे आइटम मिला है। हाँ, किसी को मुझ पर शक नहीं था और एक लड़की को दोषी ठहराया गया है। तो आपके वादे के बारे में? ठीक है, मैं जल्द ही आती हूँ। एक पल इंतजार करें। जब उसने फोन रख दिया तो रैना का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने इस घटना के लिए कंचन को फंसाने का इरादा किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि चंदा दोष लेगी। हालांकि यह उस तरह से नहीं हुआ जैसा वह चाहती थी, लेकिन इससे मिस वर्षा को बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे ही वह निकलने वाली थी, सूट पहने कई आदमी उसके पास आ गए। वह पीली पड़ गई और बोली, तुम लोग? मैडम, हमें वह लड़की मिल गई। विला के बाहर से बटलर की आवाज आई। मिष्टी और अगस्त्या ने एक दूसरे को देखा, फिर उठ खड़े हुए और साथ चले गए। हर कोई रैना को घूर रहा था, जिसे वापस लाया गया। वह सदमे में थी और सोच रही थी कि क्या हुआ। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वो अस्पताल जा रही है, क्योंकि वो बेचैनी महसूस कर रही थी? क्या हुआ? मैंने देखा कि बटलर के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके एक्सप्रेशन से कुछ गलत हुआ है। शायद मिस्टर दीवान और मैडम नीचे आ रही हैं। सभी ने बात करना बंद कर दिया और अगस्त्या और मिष्टी को पहली मंजिल से नीचे आते देखा। मिष्टी हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन अब वह मिस्टर दीवान की तरह ही है। इतनी कोल्ड है कि लोग उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। रैना ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो इतना संगीन था? रैना ने दोनों को घबराए हुए एक्सप्रेशन के साथ नीचे उतरते देखती है। पकड़े जाने के बाद वापस रास्ते में उसने सोचा कि क्या वह बेनकाब हो गई है। लेकिन चंदा को निकाल दिया गया था, तो क्या यह पॉसिबल था कि मिसेस दीवान को जेड नहीं मिला और इसलिए उसे फिर से शक हुआ? उसे वर्षा से मिलने की हड़बड़ी में घर से बाहर भाग जाने का गहरा अफसोस हुआ। यह अब उसके लिए खत्म हो गया है। जब मिष्टी ने उसके चेहरे पर यह रूप देखा तो वह ठंडी मुस्कान बिखेरती हुई आगे बढ़ी और अपनी ठुड्डी उठा ली। रैना की आंखों में घबराहट से मिलने के बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लगता है तुम अपने अपराध का अंदाजा पहले ही लगा चुकी हो, है ना? मैडम, मुझे नहीं पता है कि आपका क्या मतलब है। रैना ने असमंजस में सिर हिला दिया। वह अभी भी नाटक कर रही है। जब मिष्टी ने अगस्त्या को सोफे पर बैठे हुए देखा तो उसने खांसते हुए रैना की ओर देखा। क्या तुम सच में नहीं समझती या तुम नहीं समझने का नाटक कर रही हो? रैना, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। मिष्टी ने अपने अच्छी तरह से सजे हुए नाखूनों के साथ खिलवाड़ किया और धीरे से कहा। रैना की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर वह इसे कबूल करती है तो यह एक जीवन भर का दाग होगा, लेकिन अगर नहीं तो जेड उसके कब्जे में था, और अगर इसे ढूंढ लिया गया तो उसका क्या होगा? उसकी भयभीत निगाह उस आदमी पर पड़ी जो सोफे पर आलसी बैठा हुआ था। बहुत डरावना हुआ लग रहा था। अपने शातिर तरीकों के बारे में सोचते हुए वह कांपने और अपने घुटनों पर गिरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कहा, मैडम प्लीज इस बार मुझे बख्श दें। मैं बहक गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वे सभी इस समय बहुत चिंतित होकर उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन कंचन समझ गई और उसकी आंखें फैल गईं। कंचन ने रैना को नफरत भरी निगाहों से देखा। मुझे बताओ कि क्या हुआ है? मिष्टी ने एक चार्मिंग मुस्कान के साथ पूछा। रैना ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आपकी जेब चोरी नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। और क्या? वहाँ और भी है। रैना एक पल के लिए फ्रीज हो गई। क्या मैडम को वर्षा के बारे में पता है? वर्षा और मैडम के रिश्ते को हर कोई जानता है और अब वह बाहरी लोगों को मैडम की चीजों को चोरी करने के लिए कर रही है, और वह व्यक्ति मिस्टर दीवान की एक फ्रेंड्स भी है, इसलिए मैडम ज्यादा गुस्सा कर सकती है। वो क्या करे? क्या बताने में इतना मुश्किल क्या है? मिष्टी ने उससे पूछा। नहीं, मैं बताती हूँ। वर्षा मैडम ने मुझसे इसे चुराने के लिए कहा था। उसने कहा कि जब तक मुझे यह जेड मिलेगा वह मुझे अच्छी तनख्वाह और प्रमोशन का मौका देगी। मैं एक नौकरानी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैडम, आई एम सॉरी। उसके यह कहने के बाद वह एक छोटी सी आवाज में सुबकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि यह डर या अपमान के कारण था। मिष्टी रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रैना का वर्षा के साथ रिश्ता होगा। उसने अपने पति की ओर अनसेटिस्फाइड लुक से देखा। उसका पूर्व मंगेतर फिर से उसे परेशान कर रही है। वर्षा के साथ चीजों को सुलझाने का समय आ गया है। मिष्टी ने रैना की ओर देखा। वह जवान थी और एक बुरी लड़की की तरह नहीं दिखती थी। सबसे बढ़कर वह समझदार था, लेकिन इस बार वह बहुत आगे निकल गई। जो भी कारण हो, चोरी करना गलत था, और सबसे बड़ी बात उसने किसी मासूम को फंसाने की कोशिश की थी। रैना उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही है और उसका दिल पछतावे से भर गया है। वह जमीन पर गिर गया और चुपचाप अपनी सजा का इंतजार करने लगी। एक गलती है। तुम्हें अब यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। अब मुझे मेरा जेड वापस दो। मिष्टी ने हाथ बढ़ाया।
रैना ने झट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे थमा दिया। उसने कहा, मैडम आपने मुझे सजा नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें काम से नहीं निकाला है? अब तुम जा सकती हो। जब रैना ने यह सुना तो वो तुरंत उठकर चली गई। कुछ लालच के चक्कर में उसने इतनी बड़ी नौकरी खो दी। इस फाइनेंशियल कैपिटल में उसे दीवान परिवार जितना अमीर परिवार कहाँ मिलेगा। मिष्टी ने बॉक्स खोला और अंदर देखा। जब उसने देखा कि यह जरा सा भी डराव नहीं हुआ है, तभी उसने संतोष में सिर हिलाया। मिष्टी अगस्त्या के बगल में बैठ गई, उस पर आंख मारी और पूछा, क्या मैंने सही किया? अगस्त्या ने अपने होठों को सिकोड़ा, अपना हाथ उठाया और मिष्टी के सिर को सहलाया। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा किया। और क्या होगा अगर जिन लोगों को मैंने पनिश किया है वे दीवान मैनर जाएं और मुझे बाहर निकाल दे? मिष्टी ने कुछ चिंता के साथ पूछा। डरो मत, मैं इसका ध्यान रखूंगा ताकि वे ऐसा करने की हिम्मत न करें। मिष्टी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। श्रीवास्तव फैमिली। अच्छे से स्टाइल किए बालों वाले एक व्यक्ति जो अपने 40वें वर्ष में है। जब उसने न्यूज पढ़ी तो उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदसूरत हो गए। उसने तुरंत फोन निकाला और विजय दीवान को कॉल किया। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल एवरीवन। चैप्टर 133। उसने तुरंत विजय को कॉल और चिंतित होकर पूछा, विजय क्या चल रहा है? दीवान ग्रुप ने अचानक श्रीवास्तव ग्रुप के साथ कारपोरेशन करना बंद कर दिया और कैपिटल वापस ले ली, जिसका श्रीवास्तव ग्रुप के फ्यूचर के कारोबार पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यह सुनकर विजय पीला पड़ गया और बोला, कॉरपोरेशन बंद कर दिया? मुझे इसकी खबर क्यों नहीं मिली? फिर क्या हुआ? मुझे अभी दीवान ग्रुप के किसी व्यक्ति का फोन आया। क्या अगस्त्या ने ऐसा किया? मिस्टर श्रीवास्तव के हाव भाव बदल गए। विजय का चेहरा उतर गया। उस विद्रोही बेटे के अलावा और कौन ऐसा कुछ कर सकता है? वो सिर्फ एक कंपनी का डायरेक्टर है, ऐसा काम करने की तो बात ही छोड़िए, अब इसमें मुश्किल से ही उनकी कोई भूमिका थी। अगस्त्या ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह चाहता है कि दीवान श्रीवास्तव फैमिली के खिलाफ हो जाए? मिस्टर श्रीवास्तव भी थोड़े अविश्वास में थे। अगस्त्या हमेशा श्रीवास्तव फैमिली से काइंड बिहेव करता है, तो उसने इस बार श्रीवास्तव परिवार की फंडिंग में कटौती क्यों की? क्या कुछ बुरा हुआ है? वर्षा? यह नाम याद करके ही उनके एक्सप्रेशन बदल गए और दोनों ने कुछ शब्द कहने के बाद फोन रख दिया। दीवान मैनर अभी उथल पुथल में था। यह क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? रानू ने जब दीवान ग्रुप द्वारा श्रीवास्तव की इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के बारे में सुना तो उसकी आईब्रो तन गईं। दोनों परिवारों ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया था और हमेशा अच्छी तरह से मिलते थे, तो ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मालती ने कहा, अगस्त्या अब बहुत ज्यादा कर रहा है और कुछ समय पहले उसने दीक्षित की कंपनी खरीदी, जिसे मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से सेटअप की थी। अब एक और घटना हुई। विजय, उसके पिता के रूप में वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं लगता कि अगस्त्या दीवान मैनर के लोगों को परिवार की तरह ट्रीट कर रहा है। मालती के चेहरे पर दर्द के भाव थे। यह सुनकर रानू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। किरण ने भी मालती का साथ देते हुए कहा, माँ, मैंने सुना है कि जब से अगस्त्या की शादी हुई है वो बहुत बदल गया है। वह परिवारों के बीच दोस्ती की परवाह नहीं करता है, वह किसी से सलाह नहीं लेता है और बस अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। यह श्रीवास्तव फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका है, किरण ने नाराजगी से कहा। राखी ने कहा, माँ, अगस्त्या बिना सोचे समझे ऐसे फैसले नहीं लेगा। जरूर श्रीवास्तव फैमिली ने कुछ इतना अपमानजनक किया है कि उसने अचानक अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। आप उस बच्चे को सबसे अच्छे से जानते हैं, तो क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? जैसे ही मालती ने यह सुना, उसने खिल्ली उड़ाई और राखी से कहा, आप सच में अगस्त्या को अच्छी तरह से जानती हैं। जो नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आप उसकी असली माँ हैं। यह सुनकर राखी गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, भले ही अगस्त्या मेरा बेटा नहीं है, वह मेरा भतीजा है और मेरे बच्चे उसे अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैं उसे अपने बेटे की तरह संजोती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो केवल अपने बेटे की परवाह करती है। यह सुनकर मालती अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और कहा, तुम? रानू ने कहा, ठीक है। रानू दो लोगों के इतनी लापरवाही से बहस करने पर बहुत चिढ़ गई थी। उन्होंने अधीरता से बीच में टोका और कहा, राखी सही है। अगस्त्या बड़ा हो गया और उसके अपने विचार हैं, उसके काम में दखलंदाजी न करें। माँ, श्रीवास्तव परिवार की दीवान परिवार के साथ हमेशा गहरी दोस्ती रही है, इसलिए अगर कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि हमें एक साथ बैठना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए, मालती ने तुरंत कहा। रानू ने इसके बारे में सुना और सोचा कि यह समझ में आता है। मैं अगस्त्या को फोन करूंगी और उससे पूछूंगी। इस बात से रानू निराश और परेशान थी। एक ओर वह नहीं चाहती थी कि उसके पोते को कोई नुकसान हो, दूसरी ओर वह नहीं चाहती थी कि दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। इसलिए पूछना बेहतर है। अगस्त्या के बाथरूम में एंटर करने के कुछ देर बाद ही टेबल पर रखे टेलीफोन की घंटी बजी। मिष्टी ने फोन को स्कैन किया और जब उसने देखा कि यह उसकी दादी का है तो वह उठकर बैठ गई। उसने झिझकते हुए बाथरूम की ओर देखा और फोन उठाया। हेलो अगस्त्या, रानू की कोमल आवाज सुनाई दी।
जैसे ही उसने यह सुना, मिष्टी एक पल के लिए गटक गई और बोली, दादी, मैं बोल रही हूँ। मिष्टी, अगस्त्या नहा रही हैं। रानू ने कहा, मिष्टी, तुम कैसी हो? जैसे ही रानू ने सुना कि यह रोजलीन है, वह तुरंत मुस्कुरा दी। देर हो चुकी थी और उसकी पोते का सेल फोन मिष्टी के हाथ में था। उसका पोता नहा रहा था, तो इसका मतलब था कि वे दोनों एक ही कमरे में थे। रानू को हैरानी हुई कि क्या दोनों पहले से ही एक कमरा शेयर कर रही हैं। यह सोचकर ही रानू की आंखें हैरान से फैल गईं। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? मिष्टी कई बार रूखी सी हंसी। यह अच्छा है, कभी दीवान मैनर में आकर मुझसे मिलो। मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, रानू ने कहा। ठीक है, मैं कल आपसे मिलने आती हूँ। दूसरी ओर अन्य 3 लोगों ने कॉल पर रानू को उदास एक्सप्रेशन से देखा, जो एक पल में खुश हो गए। अन्य 3 बहुत कंफ्यूज थे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह अगस्त्या से पूछना चाहती है कि क्या चल रहा है? वो इतनी घुल मिलकर क्यों बात करने लगी? क्या अगस्त्या ने तुम्हें परेशान या धमकाया है? अगर वह तुम्हें परेशान करता है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। तुम बहुत पतली हो। तुम बच्चे तभी पैदा कर सकती हो जब तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, तुम मुझसे शर्मा रही हो। मालती अब और नहीं सह सकी और किरण की ओर देखा। किरण ने आगे आकर अपनी माँ को याद दिलाया, माँ, आप लगभग आधे घंटे से बात कर रही हैं और आपने श्रीवास्तव फैमिली के बारे में नहीं पूछा है। रानू रुक गई। मिष्टी ने भी उसकी बातें सुनी। जब अगस्त्या बाहर आया तो उसने मिष्टी को अपने सेल फोन पर बात करते देखा। जब उसने फोन के दूसरे छोर पर बात सुनी तो वह जानता था कि कॉल किसकी ओर से है और उसने उसे नहीं रोका। मिष्टी अगस्त्या के कान के पास आई और फुसफुसाई, ऐसा लगता है कि श्रीवास्तव फैमिली के साथ कुछ हुआ है और दादी इसके बारे में पूछना चाहती है। अपने कान के खिलाफ एक गर्म सांस के साथ अगस्त्या का दिल थोड़ा सा फड़फड़ाया और उसने अपना फोन लिया। दादी, यह मैं हूँ, वह गहरी आवाज में बोला। मिष्टी उसे पोक करने से नहीं रोक सकी। आवाज का वह कोल्ड टोन क्या है? यह उसकी अपनी दादी थी। अगस्त्या ने उसका हाथ पकड़कर निचोड़ लिया। मिष्टी ने परवाह नहीं की और रानू की बात सुनने के लिए आई। अगस्त्या, अब तुम और मिष्टी एक साथ सोते हो? रानू फिर से गपशप किए बिना नहीं रह सकी। अगस्त्या ने कहा, हम शादीशुदा हैं, तो साथ सोने में क्या हर्ज है? मिष्टी शर्मा गई। रानू ने कहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जब मैंने सुना कि तुम अलग अलग कमरों में सो रहे हो तो मुझे चिंता हुई थी, लेकिन अब यह मामला है तो मुझे राहत मिली। तुम्हें यह देखना होगा कि बिना नॉलेज वह प्रेग्नेंट न हो जाए। मिष्टी अभी भी यंग है, इसलिए उसे इसकी समझ नहीं होगी, और तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें पहले से ही अपने आप को एडुकेट करना चाहिए, नहीं तो तुम ही पिता बन जाओगे और बच्चे संभालना तुम्हारे मुश्किल हो जाएगा। वे सिर्फ कवर के नीचे सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? इससे मिष्टी को बहुत हैरानी हुई कि क्या वह प्रेग्नेंट थी। अगस्त्या रुक गया और मिष्टी के सपाट पेट पर नजर डाली। उसकी टकटकी कुछ पैशनेट लग रही थी। मिष्टी ने अपने पेट को गले लगाया और शर्माते हुए बोली, तुम क्या देख रहे हो? उसके लाल चेहरे को देखकर अगस्त्या हंसा। और दीवान परिवार रानू को आधे घंटे तक बात करते हुए देख रहा था। सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो रानू को दूसरी बार टोक सके। 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद रानू को आखिरकार श्रीवास्तव परिवार की याद आ गई। उन्होंने पूछा, अगस्त्या, श्रीवास्तव परिवार का क्या हुआ? उन्होंने यह कहने के लिए फोन किया कि तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हो। चैप्टर 134। अगस्त्या कुछ सेकंड के लिए रुका और मिष्टी ने उसे एक कंफ्यूज लुक दिया। अगस्त्या उससे थोड़ी दूर गया। जब मिष्टी ने देखा कि वह नहीं चाहता कि वह उसे सुने, तो वह चिंतित हो गई और उसके पास दौड़ी, लेकिन अगस्त्या ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और वह उसकी बाहों में लेट गई। अगस्त्या ने उसके सिर पर थपथपाया और डोंट डिस्टर्ब मी बोलने के बाद उसने मिष्टी को अपनी गोद में बैठने के लिए खींच लिया। इसे और खराब मत करो, आखिरकार श्रीवास्तव परिवार का हमारे साथ अच्छा रिश्ता है, और वर्षा, अगर उसे इस बारे में पता चला तो उसे कितना दुख होगा। हाँ, अगस्त्या ने सुंघा और कहा, वह इसके लायक है। रानू 2 सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर से पूछा, क्या उसने तुम लोगों को फिर से परेशान किया? शायद मैं परवाह नहीं करता अगर वह मुझे गुस्सा दिलाती है, लेकिन वर्षा मिष्टी को बार बार उकसा रही है। मिष्टी मेरी वाइफ है। मैं किसी को भी उसे डरा धमकाने नहीं दे सकता। कहने की बात तो यह है कि वर्षा ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने सिर्फ आपकी खातिर, दादी, श्रीवास्तव परिवार का बिजनेस सीधे तौर पर नहीं खरीदा। यह सुनकर मिष्टी के एक्सप्रेशन जम गए। क्या अगस्त्या ने यह सब सिर्फ इसलिए किया कि वर्षा ने रैना को जेब चोरी करने का ऑर्डर दिया था और इसीलिए वह गुस्सा हो गया और उसने श्रीवास्तव परिवार को निशाना बनाया? मिष्टी टच हुई और वह अपनी ठुड्डी को सहलाए बिना नहीं रह सकी। अगस्त्या ने अपनी आंखें नीचे की और सुंदर लड़की को अपनी बाहों में देखा और अपनी ठुड्डी को उसके माथे पर टिका लिया। रानू कहने से पहले काफी देर तक चुप रही। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अगर वर्षा ने बार बार मिष्टी को उकसाया है तो तुम जो कर वो सही है। आखिरकार मिष्टी मेरी बहू है, इसलिए मैं किसी को भी डराने धमकाने नहीं दूंगी।
इस मामले में मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू दादी, अगस्त्या हल्के से मुस्कुराया। उसके फोन रखने के बाद मिष्टी ने चिंतित होकर उससे पूछा, तुम कैसे हो? क्या दादी ने तुम्हें दोष दिया? गेस करो। अगस्त्या ने अपनी नाक का सिरा खुजलाया। जैसे ही मिष्टी ने उसके चंचल एक्सप्रेशन को देखा, उसने अनुमान लगाया कि सब ठीक है और बोरियत में कहा, अगर वह तुम्हें दोष देती तो तुम मुझसे गेस करने के लिए कैसे कह सकते हो? अगस्त्या हंसा और कहा, तुम होशियार हो। वर्षा ने मेरा जेड पेंडेंट चुराने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि उसने सुना है कि तुमने इस जेड को एक नीलामी में ज्यादा कीमत पर खरीदा है, इसलिए उसने इसे चुराने के बारे में सोचा क्योंकि उसे जलन हो रही थी? मिष्टी ने अनुमान लगाया और अगस्त्या से पूछा। अगस्त्या ने सहमति में सिर हिलाया। जब मिष्टी ने देखा कि वह उससे सहमत है तो वह बहुत खुश हुई। उसे अब कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह संतुष्ट थी, इसलिए वह आगे बढ़ी और अगस्त्या की कमर को गले लगाया और कहा, चलो सो जाओ। अगस्त्या ने अपनी बाहों में लड़की को देखा जिसके चेहरे पर खुशी थी। अगस्त्या की सांसें तेज हो गईं। अच्छा। अगस्त्या ने धीरे से उसके सिर को अपने सीने में दबाया। मम्मा? मिष्टी ने अपना सर उठाकर उसे देखा और कंफ्यूजन में पूछा। अचानक मिष्टी ने अपने होठों पर गर्माहट महसूस की क्योंकि अगस्त्या के होंठ उसके होंठों पर थे। मिष्टी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके एक्सप्रेशन को भांपते हुए अगस्त्या ने हल्का सा उसे काट लिया। मिष्टी के करहाने की आवाज आई, फिर अगस्त्या की कोमल और प्यार भरी आवाज उसके कान के बगल में आई, गुड गर्ल। मिष्टी अपने पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से समझ गई कि अगस्त्या क्या चाहता है। अगस्त्या ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की ओर चलने लगा। अगस्त्या ने अपने घुटने को बिस्तर पर टिका दिया और धीरे से उसे नीचे लिटा दिया। वह उसके ऊपर चढ़ गया और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को एडमायर करने लगा। अगस्त्या। मिष्टी का बायां हाथ अपने होठों के पास लाया और उस उंगली को चूमा जिस पर अंगूठी थी। फिर अगस्त्या ने अपनी शर्ट उतार दी और मिष्टी के पास झुक गया। मिष्टी ने उसके सुडौल शरीर को तारीफ भरी निगाहों से देखा, जो उन सख्त, अच्छी तरह से डिफाइंड मसल्स को दिखा रहा था। अगस्त्या के लंबे शरीर की प्रेजेंस ने मिष्टी के छोटे शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। उसके आर्म ने मिष्टी को अपने बीच में जकड़ लिया। अगस्त्या मुस्कुराई और उसके माथे से उसकी ठुड्डी तक किस किया, फिर उसके कान के पास गया और उसे चूमा। फिर वो उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। मिष्टी ने अपने हाथों को अगस्त्या के सिर के चारों ओर लपेट दिया और उसे वो करने दिया जो वो करना चाहता है। अगस्त्या ने अपना चेहरा मिष्टी की गर्दन में दबा दिया, उसे बेतहाशा किस कर रहा था और चूस रहा था। उसने उसकी गर्दन के खोखले हिस्से को चाटा, जिससे मिष्टी कराहने लगी। अगस्त्या फिर उसके गुलाबी होठों के पास गया और अपनी जीभ से उसके अंदर घुस गया। उनके मुंह के बीच कोई जगह नहीं छोड़ी। लंबे समय तक चूमने के बाद वे अलग हो गए, जोर से हांफने लगे और लार की एक पतली रेखा अभी भी उन्हें जोड़े हुए थी। मिष्टी के होंठ किस करने की वजह से सूज गए थे, जिससे अगस्त्या को यह देखकर खुशी हुई। अगस्त्या ने उसकी ड्रेस उतारी। उसने महसूस किया कि मिष्टी का शरीर तारों की रोशनी में और भी ज्यादा सफेद चमक रहा है। मिष्टी ने अपना टमाटर जैसा पका हुआ चेहरा उसकी निगाहों के नीचे उतारा और अपनी करवट लेते हुए दाहिनी ओर मुड़ गई। अगस्त्या ने उसके कान की बाली खींची और जोर से काटा। आया, तुम कहीं भाग नहीं सकती। माय वाइफ। अगस्त्या उसके कान में फुसफुसाया। उसकी धीमी कर्कश आवाज अपने साथ मीठे झटके भी लाई। उसने जल्दी से उसकी ब्रा का हुक खोल दिया जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। मिष्टी के कोमल कोमल ब्रेस्ट नजर आने लगे। उसने और इंतजार नहीं किया और उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में डाल लिए। मिष्टी अपनी आवाज पर काबू नहीं रख सकी। अगस्त्या के हर एक टच से उसका मन खाली हो रहा था, उसके शरीर में आग लग रही थी। उसने महसूस किया कि उसका खून उसके दिल में दौड़ रहा है। अगस्त्या ने उसके पैरों को अलग कर दिया और उसकी जीभ ने मिष्टी की जांघों को छेड़ा। मिष्टी ने अपने निचले होंठ को काट लिया, अपने कराहने को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज रात कुछ लोग गहरी नींद में सोए, जबकि कुछ लोग सो नहीं पाए। मिष्टी ने मीका से वादा किया था कि वह एक प्रोडक्ट के प्रमोट करने के लिए शूटिंग करेगी। वह तैयार होने के लिए सुबह जल्दी उठी। बिस्तर पर अगस्त्या उसे अपनी बाहों में चाहता था, इसलिए उसने अपना हाथ बेड के दूसरी साइड बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली और पाया कि उसके पास कोई और नहीं है। जब उसने दूर देखा तो उसने देखा कि मिष्टी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी है और उसके कंधे आधे खुले हुए हैं और वह आईने में देख रही है। मिष्टी ने उसकी टकटकी को महसूस किया। वह मुड़ी और जैसे ही अगस्त्या ने आंखें मूंद ली, उसने कहा, देखो तुमने मेरी गर्दन पर कितने निशान बनाए हैं। मैं इन्हें कैसे हाइड करूं? उसने अपनी गर्दन पर हिक्की को ढकने के लिए फाउंडेशन का कश लिया। अगस्त्या ने आंख खोली और उसका दिमाग पिछली रात के फ्लैशबैक में वापस चला। फिर वह अजीब तरह से खांसा और मिष्टी के पास गया और कहा, मुझे देखने दो। मिष्टी ने अपनी ठुड्डी उठाई और आरोप लगाते हुए उसकी ओर देखा। अगस्त्या ने अपनी आंखें नीचे की, वह अब अपनी आंखें उस पर से नहीं हटा सका। मिष्टी की खूबसूरत कॉलर बोन पर खरोंच के निशान थे। ऐसा नहीं था कि वह कठोर थे, लेकिन उसकी स्किन इतनी कोमल थी कि उसका एक जरा सा निशान भी उभर कर सामने आ जाता था।
और तभी उसने थोड़ी सी निराशा के साथ अपनी निगाहें हटा लीं। मुझे आज एक कमर्शियल शूट करने का अपॉइंटमेंट है। मुझे क्या करना चाहिए? मिष्टी ने बेप्सी से पूछा। मत जाओ, अगस्त्या ने मोटे तौर पर कहा। यह सुनकर मिष्टी ने कहा, यह अच्छा नहीं है। हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट की है। मिष्टी ने अपने शरीर पर निशानों को बेप्सी से देखा। पिछली रात जब एक क्रिटिकल मोमेंट आया तो अगस्त्या अचानक इसलिए रुक गए क्योंकि उनके पास कंडोम नहीं था। मिष्टी को अगस्त्या के लिए सॉरी फीलिंग हुआ, लेकिन वह अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। पिछले जन्म वह एक ही बार में प्रेग्नेंट हो गई थी। वह अब इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करेगी। बच्चों के बारे में सोचने से पहले कम से कम उसे कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त्या ने भी इसके बारे में सोचा था और मिष्टी ने उससे कहा कि वह पिल ले सकती है, लेकिन अगस्त्या ने मना कर दिया। उसने बस मिष्टी को चूमना जारी रखा और बाद में बिना जाने कि उसके बाद क्या हुआ वह सो गई, और आज जब वह उठी तो उसके शरीर पर निशानों को देखकर हैरान रह गई। कल रात अगस्त्या ने कितनी देर तक किस किया? प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 135। कल चली जाना। अगस्त्या ने उसके हाथ से कॉम्पैक्ट पफ को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब मिष्टी ने उसका सीरियस टोन सुना तो वह मना नहीं कर सकी। हालांकि यह कोई भी ऐड बनाने का सही तरीका नहीं है। मिष्टी ने कहा, फिर मैं मीका से पूछूती और देखती कि क्या हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। अगस्त्या के एक्सप्रेशन बेहतर हो गए और वह नीचे झुक गया और उसके माथे पर यह कहते हुए चूम लिया कि ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। मिष्टी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। क्या मैंने वही देखा जो मुझे लगता है कि यह है? मिष्टी, क्या तुमने कल रात अपनी विर्जिनिटी खो दी? हॉस्टल रूम में आने के बाद मिष्टी ने अपनी जैकेट उतारी, जिसे देख मानवी ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। उसने मिष्टी की गर्दन पर निशान देखे और उसकी आंखें हैरानी से लगभग बाहर निकल आईं। नहीं, बेप्सी से सिर हिलाते हुए मिष्टी ने कहा। फिर ये तुम्हारे निशान? मानवी ने मुश्किल से निगल लिया और कहा, तुम्हारा हस्बैंड बहुत रुड है। अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम्हारे पास अगस्त्या है तो मैं सोचती कि क्या तुम्हें किसी गली में घसीटा गया है। यह सुनकर मिष्टी ने एक पल के लिए उसे गुस्से से देखा और कहा, यह सिर्फ एक हिक्की है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हे, मैंने कभी नहीं देखा कि तुम्हें पहले हिक्की मिली है। अपनी वासना भरी एक्सप्रेशन को देखो। मानवी बुरी तरह हंसी। यह सुनकर मिष्टी शर्मा गई। मिष्टी ने कहा, मेरे नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन वासना से भरे हैं। तुम शर्मा रही हो तो मैं सही हूँ। कहो, तुम कितनी दूर आ गए हो? मुझे बताओ कि तुम कितनी दूर आ गए हो। तुम्हारा हस्बैंड एक अनमोल आदमी है और उसे छूना कितना अच्छा लगता होगा। मानवी ने छेड़ा। अविका, तुम सही सवाल पूछ रही हो। अविका हंसे बिना नहीं रह सकी। यह सुनकर मिष्टी ने कहा, यह सही है। मुझे लगता था कि मुझे क्यूट टाइप पसंद है, लेकिन अब मुझे पता है कि अगस्त्या जैसा हॉट सेक्सी मैच्योर टाइप बहुत हैंडसम है। उसके एक टच से ही मैं बेहोश हो जाती हूँ। अविका ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम दोनों अब चुप हो सकती हो? क्या मलिशा आज वापस नहीं आ रही है? मिष्टी ने मलिशा को नहीं देखा तो पूछा। वह एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। वह अभी बहुत बिजी है और आज दोपहर हमारे पास क्लास नहीं है, इसलिए हम सेट पर जाने की प्लान बना रहे हैं। मैं अपनी आइडल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम लोग मेरी इस ड्रेस के बारे में क्या सोचते हो? अपनी स्कर्ट के हेम को उठाते हुए और मुड़ते हुए मानवी से पूछा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मिष्टी ने थम्स अप के साथ कहा। मिष्टी, क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो? अविका ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। मेरी भी कोई क्लास नहीं और यूनिवर्सिटी, तुम दोनों के बिना मैं बोर हो जाऊंगी। मिष्टी ने बेप्सी से कहा। वे तीनों हॉस्टल की इमारत से बाहर निकल गए और खेल के मैदान की ओर चल ही रहे थे कि तभी उन्होंने अपने पीछे किसी को का नाम पुकारते हुए सुना। मिष्टी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि यह आरव और उसकी बहन थी। मिष्टी, क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो? आरव ने मिष्टी के साथ चल रही दो लड़कियों पर एक नजर डाली और पूछा। मिष्टी ने हैरान होकर उन्हें देखा और कहा, हाँ, क्यों? कल रात जब रानू ने उसे फोन किया तो उन्होंने मिष्टी को बताया था कि आरव और तनीषा अब उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। वो बहुत ज्यादा हैरान हुई थी क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी आरव और तनीषा पढ़ते थे वो टॉप यूनिवर्सिटी थी और मिष्टी की यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा आगे थी। इसके अलावा उनका इतनी जल्दी यहाँ ट्रांसफर होने की उसे उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा है तो हम भी बाहर जा रहे तो क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? आरव ने पूछा। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी ऐसा कहेगी। मिष्टी को सिरदर्द महसूस हुआ। मानवी और अविका ने मिष्टी को जुड़वा बच्चों का जिक्र करते सुना था। जब उन्होंने उन्हें देखा तो वे थोड़ा स्पीचलेस रह गए क्योंकि वे दोनों गुड़िया की तरह बहुत सुंदर लग रहे थे। खूबसूरत दिखने वाले लोग हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यह सोचकर कि वे मिष्टी के हस्बैंड के छोटे भाई बहन हैं, अविका और मानवी ने उन पर एक क्रश डेवलप हुआ। जब मानवी ने उसे यह कहते हुए सुना कि वह उनके साथ जाना चाहते हैं, उसने कहा, ठीक है, हम अपने दोस्त को देखने के लिए फिल्म सिटी जाने की प्लान बना रहे हैं। मैं फिल्म सिटी कभी नहीं गया, मुझे जाना अच्छा लगेगा।
आरव ने कहा। चलो साथ चलते हैं। मानवी एक्साइटेड थी। तनीषा को इन आम लोगों के साथ जाने की इच्छा नहीं थी, उसे ना चाहते हुए उनके साथ जाना पड़ा। आरव ने मानवी से पहले बात की थी। मैं आरव, 18 साल का हूँ और यह मेरी बहन तनीषा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मानवी है और मेरे बगल में यह अकेली लड़की अविका है। वह ज्यादा नहीं बोलती है लेकिन उसके साथ घूमना बहुत अच्छा है। यह सुनकर अविका ने ठंडी सांस ली। वह जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह थी इस तरह की चापलूसी। अविका ने आरव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आरव एक पल के लिए उसे घूरता रहा और इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर थोड़ा दंग रह गया। क्या बस की सवारी करें? मैं नहीं करना चाहती। बदबूदार और भीड़ होंगी। जैसे ही तनीषा को पता चला कि वह बस से जाना चाहते हैं, तनीषा ने इसका कड़ा विरोध किया। कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे कैसे भूल गए थे कि यहाँ एक अमीर लड़की थी। तो फिर हम टैक्सी क्यों नहीं ले लेते? एक कार हम 5 में फिट नहीं होगे, अविका ने कहा। हाउ पुअर, यह सुनकर तनीषा ने तिरस्कार से कहा। मिष्टी की आईब्रो तन गई और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आरव, जिसने मिष्टी के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया था, पहले बोला, हम बस से ही जाएंगे। आरव, तनीषा गुराई। अगर तुम बस से नहीं जाना चाहती हो तो तुम अपने आप घर जा सकती हो। मैं ड्राइवर से तुम्हें ले जाने के लिए कहता हूँ, उसने गंभीरता से कहा। अगर वे मिष्टी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो उन्हें मिष्टी और उसके दोस्तों के जीवन में घुलना मिलना होगा। क्या तनीषा ने ऐसा कहकर उन्हें नीचा नहीं दिखाया? जब मिष्टी ने ये शब्द सुने तो वह शायद अब बबूला हो गई थी। वह अब भी उनसे दोस्ती कैसे कर सकती है? ठीक है, हम 2 कार ले सकते हैं। मानवी समझ गई कि उसे कोई समस्या है, इसलिए उसने बड़े प्यार से कहा। यह ठीक है। यह सुनकर तनीषा, जो थोड़ी चिढ़ी हुई थी, तुरंत संतुष्ट हो गई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में कुछ लाचारी थी। आरव ने मिष्टी को एक अपॉलोजी लुक से देखा। मिष्टी को वास्तव में परवाह नहीं थी, क्योंकि एक कार वैसे भी फिट नहीं होगी। तनीषा जैसी बिगड़ैल अमीर लड़की से बस लेने के लिए कहना बहुत ज्यादा है। यह देखकर कि वह नाराज नहीं थी, आरव ने राहत महसूस की और तनीषा को घूर कर देखा। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उसे अपने साथ नहीं लाएगा। उन्होंने 2 टैक्सियां ली, एक भाई बहनों के लिए और एक उन तीनों के लिए। आधे घंटे बाद आखिरकार वे फिल्म सिटी पहुंचे। यह वही है। वाह, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। मानवी ने मौके पर इशारा किया और चारों ओर इकट्ठे हुए फैंस पर नजर डाली। फैंस आइडल की तस्वीरें पकड़े हुए थे या चेयरिंग बैनर पकड़े हुए हैं। उनमें से ज्यादातर मेल लीड एक्टर के फैंस हैं। क्योंकि लोग उस जगह को ब्लॉक कर रहे थे, वे एंटर नहीं कर सके और उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा। मेल लीड फैंस के साथ साथ कई सपोर्टिंग कैरेक्टर भी हैं। क्या हम यहाँ अंदर जा सकते हैं? इतने सारे लोग हैं। अविका ने आईब्रो चढ़ा ली। मैं कॉल करती हूँ और मलिशा से पूछती हूँ। मानवी ने भी बाहर इतने सारे फैंस को देखने की उम्मीद नहीं की थी और परेशान थी कि क्या किया जाए। उसने मलिशा को कॉल किया, जिसने उन्हें उसी जगह पर इंतजार करने के लिए कहा, और उन्होंने तुरंत मलिशा को देखा, जो एंशिएंट ड्रेस पहने हुई उनकी तरफ आ रही थी। हाउ गॉर्जियस! मानवी ने उसकी ड्रेस पकड़ी और तारीफ की। मलिशा थोड़ा शर्मिंदा हुई और बोली, यह पहली बार है जब मैंने कोई ड्रेस पहनी है, मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं लगेगी। मानवी हंसी और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मलिशा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अविका ने पूछा। हाँ, मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग शूटिंग साइट पर जाने के लिए एंटर कर चुके हैं, लेकिन वे शूटिंग साइट के करीब नहीं जा सकते हैं और केवल बाहर ही खड़े रह सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। लेकिन यह दोनों कौन है? मलिशा ने पूछा और आरव और उसकी बहन को उलझन में देखा। यह 2 मिष्टी के क्लासमेट हैं, आरव और तनीषा। मानवी ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। मलिशा ने फिर मिष्टी को देखा और हैरानी में पूछा, मिष्टी, मैंने कंपनी में किसी को यह कहते सुना कि तुम आज ऐड की शूटिंग करोगी। तुम क्यों नहीं गई? मिष्टी ने उसे समझाया, मैं आज सुबह अच्छा फील नहीं कर रही थी, मुझे डर था कि इससे शूटिंग इफेक्ट होगी, इसलिए मैंने इसे पोस्टपोन कर दिया। मैंने यह सुना था कि इस एंडोर्समेंट को पहले इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस रितिका कपूर को दी जानी थी। फिर बाद में तुम्हारी पॉपुलैरिटी को देखकर बाद में इसे तुम्हें में दिया गया। रितिका तुम्हें जानती है, इसलिए यह बुरा होगा अगर हम बाद में एक दूसरे से टकराए, मलिशा ने कुछ चिंता के साथ कहा। मलिशा को डर था कि उन दोनों के बीच टकराव पैदा हो सकता है। अगर रितिका ने मलिशा को मिष्टी के साथ देखा तो वह सोचेगी कि वे दोनों करीबी दोस्त हैं और फिर वह उस पर हमला करेगी। मलिशा ने आखिरी शब्द जोर से नहीं कहे। मिष्टी हैरान थी। रितिका? उसने सोचा कि वह एक ऐड के कारण उसे टारगेट हो करेगी। आखिरकार वह उससे कभी नहीं मिली थी। मिष्टी, क्या तुम ऐड करती हो? आरव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। हाँ, मिष्टी ने सिर हिलाया। अपना चेहरा दिखाकर दीवान परिवार को शर्मिंदा मत करो, तनीषा ने निराशा से कहा। शर्मिंदा? मेरे हस्बैंड तो मुझे शर्मिंदगी नहीं समझते, तो तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाली? मिष्टी ने उससे कोल्डली कहा।
जैसे ही तनीषा ने यह सुना, उसकी एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे घूर कर देखा और कहा, शट अप, प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स।